हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। इस टॉपिक को आप इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 या चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पैदा कैसे हुआ, यूनाइटेड नेशन क्यों बना। देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि लीग ऑफ नेशन की सक्सेसर है। सक्सेसर यानी कि जो लीग ऑफ नेशन के बाद बनी। अब भैया लीग ऑफ नेशन है क्या? देखिए, दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है दुनिया के अंदर, और लगभग ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है 1914 से लेकर 1918 तक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो बहुत सारे देशों ने मिलकर यह सोचा कि हमें एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनानी चाहिए जिसका मेन मिशन पीस कीपिंग होना चाहिए, यानी कि सारे देशों के बीच में शांति बनाए रखना होना चाहिए ताकि कभी भी दूसरी वर्ल्ड वॉर ना हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत होते ही एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसे हमने नाम दिया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो है ये 10 जनवरी 1920 को बनी थी। याद रखना कि लीग ऑफ नेशन कब बनी। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में बनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद बनी 10 जनवरी 1920 को। इसका जो हेडक्वार्टर था वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में था। इसका जो हेडक्वार्टर था स्विट्जरलैंड जिनेवा में था। इसको बनाने का जो श्रेय है वो जाता है वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन जो थे अमेरिका के 28th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसको बनाने का जो फाउंडिंग का श्रेय जाता है वो वुड्रो विल्सन को जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीग ऑफ नेशन का प्रिंसिपल मिशन था पीस मेंटेन्ड करना मेंबर कंट्रीज के बीच में। जो जो कंट्रीज इसकी मेंबर है उनके बीच में पीस मेंटेन्ड करना आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है कब हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेकर 1945 तक। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो यह माना गया कि भाई लीग ऑफ नेशन जो है अपने काम को करने में पूरी तरीके से क्या हुई, फेल्ड होगी। तो फाइनली 1946 के अंदर जैसे ही यूएन की फॉर्मेशन हुई, लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो लीग ऑफ नेशन की क्या है, सक्सेसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का अर्लियर नेम क्या था, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज लीग ऑफ नेशन। क्लियर होगी बात। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद बनी, जिसका मेन मिशन था पीस मेंटेन्ड करना। 10 जनवरी 1920 को बनी थी। अमेरिका के 28th प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन को श्रेय जाता है इसको बनाने का, इसके फाउंडिंग का। ठीक है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को 1946 में फाइनली क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। और लीग ऑफ नेशन का ही अपडेट रूप बना, क्या अपडेट होकर लीग ऑफ नेशन बनी एक तरीके से क्या, यूनाइटेड नेशन। एम आई क्लियर? ओके होगी बात। ठीक है, अब जरा आगे पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। द चार्टर ऑफ द यूएन वॉज साइंड एट सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जून 1945। ये यहां पर डबल स्टार लगाइए, ये डेट बहुत पूछते हैं। ठीक है, चार्टर यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट। ठीक है, कि यूएन का जो कानूनी एग्रीमेंट हुआ कि आज से यूनाइटेड नेशन बन रही है, वो कहां हुआ, वो हुआ सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर on 26th June 1945. When was the UN Charter Act signed? UN Charter Act was signed on 26th June 1945 at San Francisco. ठीक है जी। आगे इस मीटिंग के अंदर लगभग 50 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। 50 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया। ठीक है, और ये 50 कंट्रीज कोलेक्टिवली वर्ल्ड की उस समय, ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी। चार्टर एक्ट 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ, जिसमें 50 कंट्रीज ने साइन किया कि आज से हम यूएन की मेंबर कंट्री हैं, जिनमें से इंडिया भी एक थी, याद रखना। ठीक है, और ये 50 कंट्रियां कोलैबोरेटली 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी।
एक बात याद रखना, क्वेश्चन क्या आता है कि यूएन की कितनी फाउंडिंग कंट्रीज थी, फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो याद रहे यूनाइटेड नेशन की फाउंडिंग कंट्रीज थी टोटल 51। 50 कंट्रीज ने तो 26 जून 1945 को साइन किया था, लेकिन एक कंट्री थी जिसका नाम था पोलैंड। देयर वाज ए कंट्री कॉल्ड पोलैंड। पोलैंड ने बाद में साइन किया था 15 अक्टूबर 1945 को, तो इसे भी फाउंडिंग कंट्री माना जाता है। सो हाउ मेनी कंट्रीज आर द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन? दैट इज 51 कंट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज गिवन एट द इंस्टांस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का नाम था, यूएन का जो नाम था, ये यूएस के जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु गेव द नेम यूनाइटेड नेशन? रूजवेल्ट। द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर एक्ट है या संविधान है, वॉज फॉर्म्ड एट वॉशिंगटन अमेरिका, जिसे यूएसएसआर, यूके, यूएस एंड चाइना ने कंफर्म्ड किया था। इसका मतलब क्या है कि जब यूनाइटेड नेशन का संविधान बनाया गया, उसकी लॉ बुक बनाई गई वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उसमें यूएसएसआर जो आजकल रशिया का रूप ले चुका है, सोवियत संघ बहुत होता था उस समय, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, इन सब ने इसे कंफर्म्ड किया कि हम आज से इन सारे यूएन के संविधान के लिखित रूप को मान्यता देते हैं। तो फाइनली जो यूएन था वो एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945 को। दिस इज नोन एज द एक्चुअल डेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, अगर पूछे यूएन के चार्टर एक्ट की डेट कब थी, दैट इज 26 जून 1945। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, एक्चुअल में कब से स्टार्ट हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह बात भी भाई लोगों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनका हर साल एक रेगुलर सेशन होता है। रेगुलर सेशन यानी कि एक तरीके से मीटिंग। और ये रेगुलर सेशन, जो पहला रेगुलर सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, वो लंदन में हुआ था जनवरी 1946 के अंदर। व्हेन वाज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेल्ड? जनवरी 1946 के अंदर। और देखिएगा इस सेशन के अंदर त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, उन्हें यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल जो था अपॉइंट किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? यूनाइटेड नेशन की एग्जिस्टेंस कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। व्हेन वाज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेल्ड? यूनाइटेड नेशन का जो पहला सेशन था वो लंदन के अंदर जनवरी 1946 में हुआ। इस सेशन के अंदर त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, उन्हें यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट किया गया। ये क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? वो थे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। उनकी कंट्री भी याद रखनी है, ठीक है। अब सेक्रेटरी जनरल होता क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है जी। तो भैया इस स्लाइड से क्या क्वेश्चन निकले? यूनाइटेड नेशन का अर्लियर नेम क्या है? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को एक और नाम से जाना जाता है, नोन एज द चाइल्ड ऑफ वॉर। लीग ऑफ नेशन इज आल्सो नोन एज चाइल्ड ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध से पैदा हुआ। लीग ऑफ नेशन का जन्म क्यों हुआ? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो युद्ध से पैदा हुआ, नोन एज चाइल्ड ऑफ वॉर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को साइन हुआ। 50 कंट्रियों ने ऑन द स्पॉट साइन किया था, पोलैंड ने बाद में किया, तो टोटल 51 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर होगी। यूएन नाम किसने दिया गया था? बाय द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ठीक है। एग्जिस्टेंस में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। पहला रेगुलर सेशन कब हुआ? लंदन के अंदर हुआ जनवरी 1946 के अंदर, जिसमें त्रिगवेली को, ठीक है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, पहला सेक्रेटरी जनरल यानी कि इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर? किस संस्था को चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा लीग ऑफ नेशन। युद्ध से पैदा हुआ, लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट देखते हैं,
विच कॉन्फ्रेंस एडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन 26 जून 1945। ठीक है, किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यूनाइटेड नेशन का जो संविधान था, चार्टर था, उसे 26 जून 1945 को एडॉप्ट किया गया? तो ये थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? Who had given the 14-point program for the formation of the League of Nations? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लीग ऑफ नेशन है वो 1920 में बनी थी 10 जनवरी, और इसको बनाने में यूएसए के 28th जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वुड्रो विल्सन, उनका सबसे बड़ा हाथ था। वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए 14 पॉइंट का एक प्रोग्राम मेंबर कंट्री के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा कि ये 14 कारण है जिसकी वजह से हमें लीग ऑफ नेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट किसने रखा? वुड्रो विल्सन ने। क्लियर होगी बात? वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अब क्वेश्चन आ जाता है, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आपको उनके टोटल मेंबर कितने हैं, उनका हेडक्वार्टर कहां है, ये 130% याद रखना है। पीपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर में जहां तक मुझे याद है पूछा गया था कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, और बहुत सारी संस्थाएं जिनके हम हेडक्वार्टर याद करने वाले हैं। तो भाई यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। याद रहे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है उसे 20 अक्टूबर 1947 को अडॉप्ट किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट? यूनाइटेड नेशन का अपना संविधान है, अपनी एक आर्मी है छोटी सी, अब छोटी सी क्या, बहुत बड़ी आर्मी है, उसका अपना एक फ्लैग है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अपनी एक पार्लियामेंट है। तो यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है वो 20 अक्टूबर 1947 को अडॉप्ट किया गया था। क्लियर होगी बात? और इस फ्लैग में है क्या, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यहां पर ये जो आप लीव्स देख रहे हैं ये ऑलिव लीव्स है। ठीक है, ये वाली जो ये साइड पे आप देखेंगे, दीज आर द ऑलिव लीव्स। टू बेंट यानी कि मुड़ी हुई ऑलिव ब्रांचेस ओपन एट द टॉप, इन बिटवीन देम इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। इन दो मुड़ी हुई ऑलिव लीव्स के बीच में पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और जिसका बैकग्राउंड होता है ये वाला, दिस इज द लाइट ब्लू बैकग्राउंड, लाइट ब्लू बैकग्राउंड, ये याद रहे। कभी कभार पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कौन से जो है प्लांट के वो लीव्स हैं, दैट इज ऑलिव। ओके, ठीक है जी। कब एडॉप्ट हुआ? 20 अक्टूबर 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब एक चीज और, इट वॉज एडॉप्टेड ऑन October 20, 1947. UN flag is not to be subordinate to any other flag in the world. सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो किसी को अपने अधीन करना चाहता हो। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जो झंडा है, फ्लैग है, वो ना किसी देश के झंडे को नीचा दिखाता है, ना किसी से खुद को नीचा करता है, यानी कि ना वो किसी के अधीन है, ना किसी को अपने अधीन करता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यूएन को बनाने का पर्पस क्या था? लीग ऑफ नेशन को बनाने का पर्पस क्या था? वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन रखना। तो एक तो पर्पस पीस होगा। व्हाट आर द पर्पस टू मेंटेन द यूएन? देखिए, स्टार्टिंग में इसके 4 पर्पस थे। सबसे पहले सिक्योरिटी, यानी कि हर एक देश को दूसरे देश से रक्षा देना। जस्टिस, हर एक कंट्री के लोगों को न्याय देना। वेलफेयर, यानी कि समाज भलाई। ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन आजकल 3 नए ऑब्जेक्ट भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। एक है डिसार्म। डिसार्म का मतलब है हथियारों की जो दौड़ है उसको कम करना। ठीक है, दूसरा है डेवलप यानी कि हर एक कंट्री के अंदर विकास करना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है डीकोलोनाइज्ड। डीकोलोनाइज्ड का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। 4 यूएन के स्टार्टिंग पर्पस थे। जस्टिस यानी कि सबको न्याय मिले, वेलफेयर हो, ह्यूमन राइट्स हो, सबको सिक्योरिटी मिले, छोटी कंट्रियों को बड़ी कंट्रियों से बचाया जा सके। ठीक है, 3 न्यू ऑब्जेक्ट क्या है? डिसार्म, हथियारों की दौड़ को कम करना, डेवलप यानी कि विकास करना, डीकोलोनाइज्ड करना। अब डीकोलोनाइज्ड का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं कि इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था। मान लो वर्ल्ड में यहां पर कहीं ब्रिटेन है और यहां पर इंडिया है। ठीक है, अब ब्रिटेन का जो राज चलता है वो इंडिया में चलता है। क्लियर है? अब ब्रिटेन का राज उसकी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर जहां जहां पर भी है उसे बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड।
उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, यानी कि इंडिया एक तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी बन के रह गया है। ब्रिटेन का जो अधिकार क्षेत्र है उसका अपनी देश की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे देश तक पहुंच चुका है। इस चीज को रोकने के लिए को बोलते हैं डीकोलोनाइज्ड। एक तरीके से डीकोलोनाइज्ड का मतलब होता है कि हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से इंडिपेंडेंट रखा जा सके, आजाद रखा जा सके। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अधिकार क्षेत्र हो, वो किसी दूसरी कंट्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। ओके, ठीक है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूएन इज नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी स्टेट सो लॉन्ग एज इट एक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द चार्टर। यूएन का एक प्रिंसिपल यानी कि एक मेन आदर्श क्या है कि वो किसी भी मेंबर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल यानी कि आंतरिक मामलों में दखल नहीं देती। तब तक दखल नहीं देगी जब तक वहां पर सारा कुछ जो है चार्टर यानी कि यूएन के संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है कश्मीर का मुद्दा। अब देखिए, इंडिया भी यूएन का मेंबर है, पाकिस्तान भी यूएन का मेंबर है। ठीक है, अब कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि भाई कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हां कश्मीर के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है वो यूएन के संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे कुछ बाहर नहीं होना चाहिए, तब तक मैं कश्मीर में दखलंदाजी नहीं करूंगा। क्लियर होगी बात। द ऑफिशियल लैंग्वेज, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? सो देयर आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ठीक है, अधिकृत भाषाएं यूनाइटेड नेशन। 1 इंग्लिश, फ्रेंच, 3rd चाइनीज, 4th रशियन, 5th अरेबिक, 6th स्पेनिश। सो देयर आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अगर पूछे वर्किंग लैंग्वेज कितनी है, सो देयर आर ओनली 2 वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक भाषाएं, वर्किंग लैंग्वेज जिसमें यूनाइटेड नेशन का ज्यादातर काम होता है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। ठीक है, एक हैरान करने वाली आपको बता दूं कि जो चाइनीज भाषा है उसे हम मैंडेरियन बोलते हैं। मैंडेरियन दुनिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है मैंडेरियन यानी कि चाइनीज भाषा। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी कंट्री को एडमिशन लेनी है यानी कि किसी कंट्री को यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनना है तो कैसे लिया जा सकता है? न्यू मेंबर्स आर एडमिटेड टू द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगर किसी मेंबर को यूएन का हिस्सा बनना है तो जनरल असेंबली उसे अपना मेंबर बनाएगी, लेकिन किसके सुझाव देने पर? सिक्योरिटी काउंसिल के सुझाव देने पर। अब ये जनरल मेंबर असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है वो भी देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी कंट्री को यूएन का मेंबर बनना है, जनरल असेंबली का हिस्सा बनना है जो कि यूएन का सबसे बड़ा पार्ट है, तो आपको पहले सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी मेंबर कंट्री को यूएन की सदस्यता से रद्द करना है, वो भी रद्द जनरल असेंबली करेगी, लेकिन किसके कहने पर? सिक्योरिटी काउंसिल के ही कहने पर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर हैं? एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एट प्रेजेंट यूएन हैज 193 मेंबर, और जो सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान। लगभग जुलाई 2011 के अंदर ये ऐड हुआ था। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन? UN has 193 member and the latest member which was added in the United Nation was the Dakshin Sudan, South Sudan in the year of July 2011 के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपको बहुत आराम से प्यार से समझ लेना है। एम आई क्लियर? देखिए, कहा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर टोटल 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूएन। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है भैया कौन सी 2 कंट्रीज ऐसी हैं एट प्रेजेंट विच आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, विच 2 कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, नेक्स्ट। अब जितना भी हमने पढ़ा भाई उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने कहा था थ्योरी प्लस एमसीक्यू, कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए तो अपने सारे काम वाम करके ही बैठना। What are the parameters to become a member of UN? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से पैमाने हैं जिनके आधार पर किसी कंट्री को, स्टेट को यूएन का मेंबर बनाया जाता है। पहला देखते हैं, इट मस्ट बी अ स्टेट, इट मस्ट बी अ पीस लविंग।
इसका ये एक ऐसी स्टेट का मतलब यहां पर किसी राज्य से नहीं है। स्टेट का मतलब होता है जिसका अपना एक कानून हो, अपना एक संविधान हो, अपना एक लॉ प्रोसीजर हो, उसे हम पॉलिटिक की भाषा में स्टेट बोलते हैं। कि एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो एक स्टेट के रूप में हो, जिसका एक प्रॉपर कानून हो और वो शांति से प्रेम करती हो। इट मस्ट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन टू द चार्टर। यूएन का जो चार्टर है, संविधान है, उसे वो मान्यता दे, उसे वो माने। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इट मस्ट बी एबल टू कैरी आउट दीज ऑब्लिगेशंस। जो यूनाइटेड नेशन के संविधान में बातें लिखी हुई है, मानना तो है ही, उसे अपने यहां पर लागू भी करे और लागू करने की समर्था रखती हो, ये तीसरी कंडीशन है। चौथी है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ये मेन 3 कंडीशन है किसी मेंबर को यूएन का मेंबर बनना। जनरल असेंबली का हिस्सा बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा रिकमेंडेशन करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द होम रिकमेंडेशन द यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड द यूएन मेंबरशिप। किसकी रिकमेंडेशन पे, किसके सुझाव पर जनरल असेंबली किसी यूएन के मेंबर की सदस्यता को रद्द कर सकती है? तो मैंने आपको बताया, ऐड भी सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से होगा और सदस्यता रद्द भी किसकी रिकमेंडेशन से होगी? सिक्योरिटी काउंसिल से। नेक्स्ट, यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये बनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, जब यूएन फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया था तो हर साल यूएन डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को था, तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूएन चार्टर वॉज साइंड। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो कब साइन हुआ? आपको स्टार्टिंग में बताया था 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर ये साइन हुआ। क्लियर बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें से अरेबिक आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है। तो कौन सी भाषा यूनाइटेड नेशन की अधिकृत भाषा नहीं है? पोर्तुगीज नहीं है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन का एक हिस्सा है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने मेंबर है? सो देयर आर टोटल 193 मेंबर्स। क्लियर होगी? लेटेस्ट 2011 में ऐड हुआ साउथ सुडान। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द यूएनओ अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज। ये क्वेश्चन आपको बहुत रेयर है कि किसी किताब में मिल जाए। ठीक है, ये मैंने पीसीएस के लास्ट ईयर के पेपरों में से उठाया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को उसके शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए किस साल दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार, जिसे हम नोबेल पीस प्राइज भी बोलते हैं, ये हर साल दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। ठीक है, भारत में भी कई लोगों को मिल चुका है, जैसे कि मदर टेरेसा हो गया, ठीक है, क्लेया सत्यार्थी हो गया, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। तो यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था सबसे पहली बार 2001 के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन 1945। कितनी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज थी फॉर्मेशन के लिए 1945 के अंदर? तो ये थी 50+1। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 कंट्रीज ने तो ऑन द स्पॉट साइन किए थे, और जो एक है पोलैंड, उसने थोड़े टाइम बाद साइन किए थे। तो टोटल फाउंडिंग कंट्री हो गई 51। एम आई क्लियर? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए, इन्हें बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑर्गन्स, द प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑर्गन क्या होता है? किसी बॉडी को चलाने के लिए जो ह्यूमन पार्ट्स होते हैं, तंत्र होते हैं, उन्हें ऑर्गन्स कहा जाता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन के ठीक से काम करने के लिए कौन कौन सी उसकी सहायक अंग हैं, जिनके बिना यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? सो देयर आर द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, आगे इनके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, जिसे हम वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, नोन एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट, यानी कि पूरी दुनिया की संसद के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। फिफ्थ, ट्रस्टीशिप काउंसिल काफी टाइम से इनएक्टिव है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज योर सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सो हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर देयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? सो यूनाइटेड नेशन हैज द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ओके, स्टार्टिंग विद द जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड द 6th one, the secretariat, okay. One by one we'll discuss each and every part of the United Nation. Next देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आएगा बना, which of the following is not the main organ of UNO? निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन की बॉडी का मेन प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? ठीक है, जनरल असेंबली तो है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, लेकिन जो 4th one है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप यूनेस्को बोलते हो, ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो यूनेस्को है क्या? यूनेस्को इसकी जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनका हिस्सा है, इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। प्रिंसिपल ऑर्गन सिर्फ 6 है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब ये स्पेशल एजेंसीज क्या होती है हम आगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास रहेगा भाई डी, ठीक है जी, यानी कि 4th one यूनेस्को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाउ विल सी व्हाट इज द जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन का अंदर का व्यू है जनरल असेंबली। अब इसका मेन काम क्या होता है प्यारे बच्चों, वो देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन, ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 डेलीगेट्स बट ईच नेशन हैज ओनली 1 वोट। इसका मतलब क्या है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 193 मेंबर है जनरल असेंबली के, ठीक है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे वो डायरेक्टली जनरल असेंबली के मेंबर होंगे। हर एक स्टेट यानी कि कंट्री अपने 5 यानी कि 5 डेलीगेट्स को जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज सकती है, लेकिन हर एक कंट्री की सिर्फ एक ही वोट होगी। आप 5 ज्यादा से ज्यादा 5 डेलीगेट्स भेज सकते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर, लेकिन वोट एक ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द जनरल असेंबली मीट्स इन रेगुलर सेशन, ठीक है, स्टार्टिंग इन द सितंबर ईच ईयर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनरल असेंबली साल में कितनी बार मिलती है या कितने साल बाद मिलती है? तो जनरल असेंबली की मीटिंग हर 1 साल बाद होती है, और अगर कोई नॉर्मल टाइम है, इमरजेंसी का टाइम नहीं है, तो नॉर्मली इनका जो सेशन होता है वो होता है सितंबर के अंदर, इन ईच ईयर ऑफ सितंबर। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही होगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द यूएन जनरल असेंबली इज द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट यानी कि विश्व की संसद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो ये पूरे विश्व संसद यानी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पर जानी जाती है, वेयर ऑल द यूएन 193 मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड। कि इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे विश्व की 193 जो कंट्रीज हैं जो यूएन की मेंबर हैं, वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, हिस्सा लेती हैं। अगर पूछे जनरल असेंबली का जो हेड होता है उसे बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। एट प्रेजेंट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एट प्रेजेंट जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ताइजीन मोहम्मद बेंदे। ताइजीन मोहम्मद बेंदे, ये नाइजीरिया से हैं, याद रहे, ताइजीन मोहम्मद बेंदे ये नाइजीरिया से हैं, और जनरल असेंबली का 74th सेशन के प्रेसिडेंट है। यानी कि अभी जनरल असेंबली का 74th सेशन चल रहा है, उसके ये प्रेसिडेंट है। तो हमने क्या देखा कि जनरल असेंबली वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पर जानी जाती है। इसके जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है ताइजान मोहम्मद बेंदे, जो कि नाइजीरिया से है। 74th सेशन ऑफ जनरल असेंबली में ये चुने गए हैं, वही चल रहा है, ठीक है। जनरल असेंबली साल में एक बार मिलती है, ज्यादातर सितंबर में मिलती है। हर एक कंट्री अपने 5 डेलीगेट्स भेज सकती है, लेकिन वोट एक ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये आप देख चुके हैं जनरल असेंबली। अब क्वेश्चन आएंगे भाई जनरल असेंबली के ऊपर बहुत सारे, ध्यान से समझना है, पॉज करना है, पहले खुद जवाब देना है, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन मीट्स इन ए रेगुलर सेशन आफ्टर। जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की, वो हर एक कितने साल बाद एक रेगुलर सेशन के लिए मिलती है, तो वंस अ ईयर, साल में एक बार, ज्यादातर सितंबर में, ठीक है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि एक बार ही मिले, ठीक है, इमरजेंसी है तो स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट में होता है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप में से कई लोगों को यह क्वेश्चन सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? पहला भारतीय जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। पहला भारतीय, फर्स्ट इंडियन जो यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी सिस्टर थी। आई होप ये बात आपको नहीं पता होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी, ठीक है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की पहली भारतीय प्रेसिडेंट थी, एज वेल एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये बात भी याद रखिए, ठीक है, यहां से ज्यादा क्लियर होगा। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज अ इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन हु वॉज इलेक्ट एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट थी विजय लक्ष्मी पंडित, और पहली भारतीय भी थी, ठीक है। हर ब्रदर जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, हर एक देखो ऑर्गन का एक हेड होगा, उसका हर एक का अपना अपना टाइम पीरियड होता है। यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो ताईजान मोहम्मद बंदे हैं वो 1 साल के लिए चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जी हमारे पास द सिक्योरिटी काउंसिल। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, इसको तो आपको हर हाल में रटना ही रटना है। सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, पहले क्वेश्चन याद रखना। दे आर टोटल 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आउट ऑफ द 15, 5 आर नोन एज द परमानेंट मेंबर, ठीक है। क्या होते हैं परमानेंट मेंबर्स मैं आपको बताऊंगा, एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, out of which 5 members are the permanent, 5 members are the permanent and the remaining 10 members are the non-permanent। पहले देखिए क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिन्हें यूएन के 5 परमानेंट मेंबर कहा जाता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। एंड जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं? दे आर इलेक्टेड ओनली फॉर द 2 years अमंग द मेंबर स्टेट्स। देखो टोटल 193 मेंबर्स हैं, उनमें से ये 5 तो हो गए भाई परमानेंट मेंबर, तो पीछे जो कंट्रीज बची उसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं 2-2 साल के लिए। हर 2 साल बाद मेंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन क्या आता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको जनरल असेंबली के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कितने समय के लिए जगह दी जाती है? वो दी जाती है 2 years फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और ये इलेक्ट किसके द्वारा किए जाएंगे? जनरल असेंबली के द्वारा। ओके होगी बात? ओके। अब परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर में क्या अंतर होता है? एक तो परमानेंट मेंबर का कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये परमानेंट है तो इनका कोई टाइम पीरियड है। नॉन परमानेंट के 2 साल होते हैं। जनरल असेंबली हर 2 साल बाद जो है
10 नए मेंबर चुनती है अपनी मेंबर कंट्रीज में से, जो उसके कंट्रीज मेंबर है। हर 2 साल बाद वो रिपीट होते हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में से आते रहते हैं। अब परमानेंट और नॉन परमानेंट में अंतर क्या है? अब मान लीजिए यूएन की जनरल असेंबली में कोई मीटिंग चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई मुद्दा है जिसके ऊपर वोटिंग होनी है, ठीक है, कोई मुद्दा है जिसके ऊपर वोटिंग होनी है। 5 परमानेंट मेंबर्स को साइड पे रख दो, तो पीछे हमारे पास 188 नॉन परमानेंट मेंबर्स बच गए, ठीक है। वो मीटिंग है कि कई आप एक्स की तरफ वोट करोगे या वाई की तरफ वोट करोगे, कुछ भी मुद्दा मान लो। तो मान के चलो 188 कंट्रीज ने वाई की तरफ वोट कर दिया कि हमें वाई चाहिए, ठीक है। अगर इस 5 परमानेंट मेंबर में से किसी भी एक मेंबर ने एक्स की तरफ वोट कर दिया, तो ये जो पीछे 188 कंट्रियों ने वोट करी है, तो इनकी वोट बिल्कुल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव गॉट विटो पावर। जैसे कि हम लोग आजकल रियलिटी शोज में देखते हैं ना कि जजेस के पास विटो पावर होती है। विटो पावर क्या होती है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर का डिसीजन है आप उसे पलट सकते हो, आप उसे बदल सकते हो। तो विटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एनी मैटर सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फेल्स टू बी कैरिड आउट थ्रू इफ नेगेटिव वोट इज कैरिड बाय एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने एक ऐसी वोट डाल दी जो बाकी सबकी वोट के खिलाफ है, तो वो वोट पूरी तरीके से बाकी सारी वोट्स को क्या कर देगी? कैंसिल। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो 5 परमानेंट मेंबर है, अगर वो किसी मुद्दे पे यस कहेंगे तभी यस होगा। अगर 5 जो परमानेंट मेंबर अगर किसी मुद्दे पे नो कहेंगे तभी नो होगा। अगर एक परमानेंट मेंबर भी बाकी 4 या दूसरे नॉन परमानेंट मेंबर से उल्टा चला गया तो सारा डिसीजन वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूं आपको, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनकी वोट को बोलते हैं विटो पावर, जो नॉन परमानेंट या अदर मेंबर्स की वोट को पलटने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट। आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनका कितने साल का होता है? 2 इयर्स का, ठीक है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट, टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15। बी ऑप्शन, यानी कि 5। नेक्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। तो आंसर क्या बचा? स्पेन। क्लियर? तो भाई 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, 5 परमानेंट मेंबर है किसके? यूएन के। स्पेन उसमें से नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन? अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो ध्यान से सुनी है, यूनाइटेड नेशन टर्म किसने दी? जो यूनाइटेड नेशन शब्द है वो किने कड़िया, ठीक है। क्वाइंड द टर्म का मतलब सब तो पहली बार इस्तेमाल किया फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने लीग ऑफ नेशन के खत्म होने के बाद जब यूएन बनाया गया तो यूनाइटेड नेशन शब्द इनका दिया हुआ है। यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ओके, नेक्स्ट, अगला ऑर्गन पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ये तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सबसे पहले दिस ऑर्गन इज आल्सो कॉल्ड इको एंड सोक, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? दे आर 54 मेंबर्स, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज इलेक्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल के 54 मेंबर्स होते हैं, इनको
जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर है, जनरल असेंबली के कितने मेंबर है? 193 मेंबर के 2/3 मेंबर अपनी मर्जी से चुनते हैं कि भाई हम लोग इस 193 में से इन 54 मेंबर्स को चुनना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के कितने मेंबर हैं? 54। ठीक है, किसके द्वारा चुने जाते हैं? 2/3 मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। क्लियर। नेक्स्ट, इसका जो सबसे मेन फंक्शन है, ठीक है, एक आगे भी लिखा हुआ है, अभी बताता हूं। सबसे मेन फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय कॉपरेशन करना, बाय सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आर्थिक मंदी से जुड़ी हुई, आर्थिकता से जुड़ी हुई अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं हैं विभिन्न देशों के बीच में, ठीक है, अलग अलग दुनिया के हिस्सों के बीच में, उन समस्याओं का समाधान करना। सोशल यानी कि सामाजिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है इंसानियत के तौर पर जितने भी मसले हैं दुनिया के अंदर, आर्थिकता के तौर पर, सामाजिकता के तौर पर, संस्कृति के तौर पर जितने भी मसले हैं, उन सारे मसलों के बीच में अलग अलग देशों में, मेंबर कंट्रीज में कोऑपरेशन करना। ठीक है, 1/3 ऑफ दिस काउंसिल इज इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड इक्वल नंबर्स ऑफ रिटायर्ड एनुअली। अब देखो, ये जो 54 मेंबर्स होते हैं ना, ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, पहली बात तो याद रखना। ठीक है, 54 मेंबर्स जो होते हैं 3 साल के लिए चुने जाते हैं। 1/3 मेंबर, टोटल में से 1/3 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं, एवरी ईयर रिटायर हो जाएंगे, और उनकी जगह जितने रिटायर्ड हुए हैं 1/3 हर साल न्यू आ जाएंगे, लेकिन टोटल टाइम पीरियड के लिए कितने रहेंगे? 3 साल के लिए। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा चुना जाता है। हर साल 1/3 मेंबर चले जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं, और जो मेंबर चुन के आते हैं वो 3 साल के लिए रहेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, इनका जो सबसे मेन काम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, इसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन करने का, तालमेल बिठाने का। तालमेल बिठाना है किन किन के बीच में? यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ऑर्गन नहीं है, एजेंसीज है। होती क्या मैं बताऊंगा। 8 फंक्शनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन के, 5 रीजनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन के। तो इन सबके बीच में मेन काम क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन करने का। अब देखो, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है? आपने नाम सुना होगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक। आपने नाम सुना होगा यूनेस्को, अभी पीछे हमने किया। आपने नाम सुना होगा विप्पो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्थाएं हैं, ऐसी टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जिनके लिए तालमेल का काम करता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये होगी 15 स्पेशल एजेंसीज। अगर पूछे 8 फंक्शनल कमीशन, कमीशन क्या होते हैं? जो अलग अलग किसी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट देते हैं। जैसे 8 कमीशन क्या है? जैसे एक कमीशन है कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक कमीशन है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कि पूरी दुनिया में महिलाओं का क्या स्टेटस है। ठीक है, एक कमीशन है जैसे कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके के 8 फंक्शनल कमीशन है, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का काम करना। और 5 रीजनल कमीशन है। रीजनल कमीशन कौन से है? 5 ये रहे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, रीजनल कमीशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, रीजनल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट, रीजनल कमीशन ऑफ ईस्टर्न एंड यूरोपियन स्टेट्स, रीजनल कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स, रीजनल कमीशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। इन सबके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है सोशल इकोनॉमिक्स काउंसिल। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन है जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है? तो वो आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस काउंसिल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था भाई
कि भाई इस काउंसिल के अंदर 54 मेंबर होते हैं और 5 रीजनल हमारे पास क्या होते हैं, कमीशन होते हैं। तो 14 मेंबर जो है इन 54 में से अफ्रीकन स्टेट्स में से आते हैं, 11 मेंबर एशिया पैसिफिक स्टेट्स में से आते हैं, 6 मेंबर ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में से आते हैं, 10 मेंबर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स में से आते हैं और 13 मेंबर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स में से आते हैं। 54 में से 5 रीजनल कमीशन में से किस तरीके से मेंबरशिप की डिवीजन है, ये याद रखना। अगर ये याद नहीं रख सकते मत रखना, बस ये जरूर याद रखना कि भाई इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस काउंसिल में 54 मेंबर है। नेक्स्ट, which organ of the United Nation organization is responsible for the coordinating the work for its specialized agency? ये मैं आपको बता चुका हूं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल।